एक सागर होगा, हाँ है ना? वो करके लो, सेवन के साथ में लिया था पहले। वहाँ पे जा रखा होगा ना। ठीक है, वैसे अगर वो सेवन का भी लोग पढ़ रहे हाँ हो कोई तो बात फायदा मिलेगा उसको। लो सर। करो ना पूरा। हाँ बोलो। ओके। अच्छा, नीचे नहीं, क्योंकि इसमें पता चला। Land resources. Hello, good morning student. Now our smart class is ready. Class 8, subject geography and lesson 2, land resource and wildlife. इस चैप्टर में हम जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं और उसमें साथ ही साथ किस प्रकार के क्या है जीव जंतु पाए जाते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और अगर जहाँ पे डायग्राम होगा वहाँ पे डायग्राम जितनी जल्दी हो सके आप उसको ड्रॉ भी करते जाना क्विकली। इम्पोर्टेंट जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजे हैं वो तो करने हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चन भी भेजूँगा, वो भी करने। आज मैंने क्लास 8 में एक डिजास्टर मैनेजमेंट भेजा था। ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको ज्योग्राफी की नोटबुक में ही करने हैं। ये आपके लिए ये जनरल नॉलेज के भी है और 9th में भी ये यूज आता है। इसमें केवल जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है 4 चैप्टर है, ओनली 4 चैप्टर है। इन 4 चैप्टरों में से हम एक चैप्टर फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में, थर्ड चैप्टर फर्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे। उस चैप्टर जो हमारा है वो पढ़ेंगे हम फर्स्ट यूनिट में आएगा। हाफ ईयरली में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर आएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है ओनली वो क्या होगा, सेकेंड यूनिट में आएगा। और जो हमारा एनुअल है उसमें हमारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर है। लेकिन ये डिजास्टर मैनेजमेंट का है, इसके क्वेश्चन हो तो आपने बुक लेनी है कहीं से, कुछ नहीं करना। इसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए भेजता रहूँगा। फर्स्ट चैप्टर के मैंने आज भेज दिए, उसके बाद जब सेकेंड चैप्टर के जब हाफ ईयरली का होगा उस समय मैं आपके लोगों को भेजूँगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर स्मार्ट क्लास। ध्यान से देखो और उसको समझो। अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना मैसेज कर सकते हैं। और फिर से जो आप लोग होमवर्क कर रहे हैं, जो आपको काम दिया जा रहा है उसकी उसकी फ़ोटो खींच करके आप व्हाट्सएप के द्वारा भी अपने ग्रुप में भेज सकते हैं, ताकि उसे ये पता चले कि आपका कितना काम छूट रहा है और यह आपका गलत तो नहीं है कहीं पे, या आपने कहीं छोड़ तो नहीं दिया है। ओके, नाउ बी रेडी। In this module, you will learn about land resources. The surface of the earth is divided into land and water. Land is that part of the earth's surface on which we live, build our houses and schools, play and grow food. Land covers 30% of the total area of the earth's surface. Of this 30%, 70% is either sparsely populated or uninhabited, and the remaining 30% is home to 90% of the world's population. अच्छा, जो हमारे जो पूरी अर्थ सरफेस है, लैंड जिसको हम कहते हैं, हमारी पृथ्वी 2 हिस्सों से बनी है, लैंड एंड वाटर।
और जो हमारा लैंड है वो 30% पे ही है पूरी पृथ्वी का, और 70% पे हमारा पानी है। हमने भी कुछ समय पहले पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी के 2/3 पर हमारा क्या है, पानी है, और 1/3 पर हमारा लैंड है। और जो हमारा 30% जो लैंड है उस पे उसके भी 30% का 70% पे हमारे घर वगैरह है, हमारी बिल्डिंग है, जो कुछ हम काम करते हैं, है ना। और उसके 30% के 70% जितना निकला, उसके 10% पे पूरी दुनिया की जनसंख्या है, माने लोग वहाँ पे व्यवस्थित हैं, बसे हैं। The reason for this uneven distribution of population is due to relief and climate. For example, rugged topography, धरातल steep mountain slopes, बहुत पहाड़ी low-lying areas susceptible to waterlogging, deserts, thick forests are sparsely populated. On the other hand, plains and river valleys provide suitable land and abundant water supply for cultivation and to build houses. Therefore, these areas are densely populated. कि जो हमारा धरातल है, कुछ क्षेत्र में तो हम क्या था, बहुत दूर दूर तक लोग नहीं दिखाई देते, जैसे पथरीली ज़मीन हो गई, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, रेगिस्तान वाला हो गया, ये क्या हो गया, जो हमारे ये क्या है, जंगल वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे बहुत क्या है, कम जनसंख्या है। जबकि हमारा जो मैदानी भाग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ की ज़मीन समतल है, उपजाऊ है, और वहाँ पे सभी प्रकार की फैसिलिटीज हमें मिल जाती है जीवन यापन करने के लिए। इसलिए हमारा जो प्लेन वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा हमारी घनी जनसंख्या है। अब इसमें आएगा हमारा लैंड यूज, हम पृथ्वी जो हमारी ये जमीन है उसका यूज क्या क्या करते हैं। As we have already learned, land is used for different purposes like agriculture, forestry, mining, building houses and roads, and setting up industries. This use of land is commonly termed as land use. कि देखो कि जो ज़मीन का हम यूज करते, चाहे हम खेती करने के लिए करते हैं, चाहे वहाँ पे हमारे जंगल है, जंगलों से जो भी हम लकड़ी टिम्बर जो भी लाते हैं, हम खाने के लिए हम ज़मीन जहाँ जो मिनरल निकलते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जो हमारी इंडस्ट्री है, जो का भी हम प्रयोग करते हैं ज़मीन का, उसको कहते हैं लैंड यूज। कि ज़मीन का उपयोग क्या होता है, किस किस प्रकार किया जाता है, और यही प्रकार है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, रोड है, बिल्डिंग है, या हमारी क्या इंडस्ट्री है, इसी के लिए हम ज़मीन का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। There are many factors that determine the land use pattern, which are broadly grouped into physical and human factors. Some of the physical factors are topography, soil, climate, minerals, and availability of water. देखो हमारे जो क्या है ज़मीन का यूज किया जाते हैं, कि जो हम कोई भी, जो अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि हम लैंड का यूज किस प्रकार करते हैं, उसके कुछ कारक है, कुछ तत्व है। सबसे पहला कारक है हमारा फिजिकल, और दूसरा है हमारा ह्यूमन। जो फिजिकल है टोपोग्राफी, और टोपोग्राफी का मतलब होता है कि हमारी ज़मीन का, जो हमारी ज़मीन है वो किस प्रकार की है, ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, पथरीली तो नहीं है, या हमारी जो ज़मीन है वो धरातल, उसका कैसा धरातल कहते हैं। दूसरा आता है सॉइल, मिट्टी किस प्रकार की है, उपजाऊ मिट्टी है या अनुपजाऊ है। क्लाइमेट कैसा, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, ज़्यादा एकदम गर्म तो नहीं है, या मॉडरेट वाला है। मिनरल किस प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, उस प्रकार के हम वहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उसके बाद एबिलिटी ऑफ वाटर, कि हमें क्या है, किस प्रकार की क्या होती है, हमें वहाँ पे पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर पानी मिल रहा है तो हम वहाँ पे क्या होते हैं, उस प्रकार की ज़मीन का हम यूज करते हैं। Some of the human factors are population and technology. अब दूसरा है हमारा ह्यूमन फैक्टर क्या है, कि पॉपुलेशन, उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या बसी है, कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, कितने लोग बसे हैं। और दूसरा है हमारे पास उन क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की तकनीकी का हम प्रयोग करते हैं। This table shows the land use pattern of some of the countries of the world.
Notice India has the highest percentage of cropland at 57%, whereas Canada has the lowest percent. हमारा देश जो इंडिया है ये सबसे ज़्यादा जो जमीन का प्रयोग करता है हम खेती के लिए करते हैं, अनाज उगाने के लिए करते हैं, क्योंकि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया, एग्रीकल्चर कंट्री कहा गया है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम, जमीन का जो यूज करते हैं वो हम खेती करने के लिए करते हैं दुनिया के और देशों की तुलना में। At 5%. Land can also be divided on the basis of private and community land. Private land is owned by individuals. जो व्यक्तिगत Community जमीन land, होती है also called common एक property resource, is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. The land resources are fixed, but the demand is ever increasing. People have encroached upon the common lands to build houses and industries in the urban areas and to expand the agricultural lands in the rural areas. हमारी जो जमीन डिग्रेडेशन का मतलब होता है बर्बाद होना, अपक्षय होना, खत्म होना। कि आज देखो जनसंख्या, दुनिया की हर देश की जनसंख्या बढ़ रही है, और जब बढ़ रही है तो उसको कई एक्टिविटी करनी पड़ती है। सबसे पहला है तो कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए भोजन की जरूरत है, खाने की जरूरत है। उसके लिए हम जमीन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, खेती करने के लिए करते हैं। तो अब हम खेती, तो हमारी जो लैंड है वो फिक्स्ड है, उसको हम ना तो बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमारे पास ज़मीन जो बढ़ाने के लिए जो जंगल है उनको हम ख़त्म कर देते हैं। दूसरा, हमारी बिल्डिंगें बनती हैं, कई जगहों में हमने जंगलों को काट करके बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनाई हैं, जिसके कारण हमारी ज़मीन क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। Forests are also cleared to meet the ever-growing demands of the people. These changes are posing threat to the environment. These changes कि जो हम चेंज कर रहे हैं, जो पर्यावरण को पूरी तरह से, ज़मीन को हम जो क्या कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, जिसका यूज कर रहे हैं, जंगलों को काट करके कर रहे हैं। हमने चाहे फैक्ट्री लगाई, चाहे हमने रोडें बनाई, चाहे हमने इंडस्ट्री लगाई, चाहे हमने घर बनाए, बिल्डिंग बनाई खेती के लिए के, जिसके कारण हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। also show the cultural changes in our society. Some of the common threats to environment because of the expansion of agricultural and constructional activities are landslides, soil erosion, and desertification. जो हमारी जो ज़मीन बर्बाद हो रही है, जो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक तो सबसे पहला है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है जो पहाड़ों का गिरना, टूटना, भूस्खलन कहते हैं। दूसरा, जो हमारी ज़मीन बर्बाद हो रही है, जो पर्यावरण के लिए खतरा है, वो सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, चाहे वो पानी के द्वारा हो रहा है, चाहे वो हवा के द्वारा, चाहे ग्लेशियर के द्वारा। तीसरा, नियमित रूप से हमारे यहाँ पानी की कमी होती है। दुनिया में आज बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, जिसके कारण ये जो सॉइल इरोजन के कारण जो हमारी जो ज़मीन है वो मरुस्थलीकरण, ये रेगिस्तान में बदल रही है। ये भी हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रखा है। The conservation of land resources needs to be taken as a priority. Some of the common methods used to conserve land are afforestation. एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। कि अगर हमने पर्यावरण को बचाना है, ज़मीन को बचाना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। Land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing. कि हमें केमिकल और जो हमारी क्या है, जो केमिकल है, पेस्टिसाइड है, उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और जो हमारे ओवर ग्रेजिंग है किसी एक क्षेत्र पे, हमें जानवरों को नहीं चुकाना चाहिए, क्योंकि जो जानवरों के जो खुर होते हैं, पाँव होते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ों की जड़ों को भी खोद देते हैं, जिसके कारण जब हवा चलेगी या पानी आएगा, तेज़ बारिश होगी, तो मिट्टी की जो उपजाऊपनता है, जो हमारी मिट्टी है, वो बर्बाद हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो क्षेत्र हमारा पूरा रेगिस्तान जैसे बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी तो नहीं रहेगी, रेतीली के रेतीले टुकड़े रहेंगे, अनुपजाऊ रहेगी।
In this module, you have learnt land is that part of the Earth's surface on which we live. Land is used. Summary of topic. Land is that part of the surface of which we live. जमीन वह हिस्सा है हमारी पृथ्वी का कि जिस पे हम लोग रहते हैं। जमीन का प्रयोग हम अलग अलग प्रयोग से काम से कर सकते हैं। जमीनों का जो प्रयोग होता है वो हम अलग अलग purposes, which is commonly termed as land use. Factors determining the land use pattern are broadly grouped into physical and human factors. Land can also be divided on the basis of private and community land. Landslides, soil erosion and desertification are some of the common threats to environment. देखो एक क्वेश्चन है एक व्हाट आर द मेन कॉजेज या व्हाट आर द मेन थ्रेट टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड लैंडस्लाइड सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन व्हाट आर द सम मेथड टू कंजर्व द लैंड जमीन जो संसाधन है जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दी है उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं सबसे पहले अफॉरेस्टेशन लैंड रिक्लेमेशन जो खराब जमीन है उसको सही करना रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड कि जो नियमित रूप से हम जो प्रयोग कर रहे हैं केमिकल रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं खादों का प्रयोग करते हैं उसको क्या किया जाए कंट्रोल में किया जाए Conserve land resources are afforestation, land और reclamation. साथ ही साथ कि जहाँ पे हमारे जमीन को हमारे चुगाते हैं जो हमारे चारागाह है उसमें नियमित रूप से हम जानवरों को क्या करें कंट्रोल में करें ताकि हमारी जमीन क्या हो बर्बाद ना हो ये हमारा क्या था चैप्टर फर्स्ट का लैंड यूजेस का पहला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कि हमारी मिट्टी किस प्रकार बनती है मिट्टी बनने के कारण क्या क्या है Factors of soil formation. In this module, you will learn about factors that help in soil formation. Soil is a grainy substance which forms the thin upper layer of the earth. It is capable of growing plants and supports numerous types of organisms that thrive on the earth. What is soil? मिट्टी क्या होती है Soil is made up of broken rocks, minerals, dead and decayed plants and animals. जो हमारी मिट्टी बनी है चट्टानों के टूटने से बनी है डेड और डिके जो पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं दफन हो जाते हैं उसके द्वारा हमारी क्या है मिट्टी बनती है Formation of soil. Soil formation is a very slow process. It takes hundreds of years to form just 1 centimeter thick layer of soil. मिट्टी को बनने में बहुत लंबी Soil is formed by the process of weathering. In this process, अब यहाँ पे शब्द आया था हमारा वेदरिंग का मतलब था कटाव होना टूटना फूटना चाहे किसी भी घटक के द्वारा फैक्टर अभी दिखाएंगे कि जैसे क्या मिट्टी क्या होती है ये जो हमारी चट्टानें टूटते हैं उसके द्वारा मिट्टी बनती है और लेकिन अगर हवाएं चलेगी तो हमारी जो मिट्टी है वो हमारी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ है और हमारे जो जीवन जो हमारा जो लाइफ है वो पूरी तरह से मिट्टी पर निर्भर है और कुछ नहीं है तो हमारे रहने के लिए और खाने के लिए पूरी तरह से हमारे लिए क्या है जमीन ही उपयोगी है exposed rocks are broken and decayed by temperature changes, frost action, plants, animals and man into smaller pieces. Formation of soil mainly depends on the following factors: parent rock, climatic factors, relief, role of flora, fauna and microorganisms, time. Parent rock. It is the material from which soil is. Role of flora, fauna and microorganisms, time. What are the main factor affecting soil formation? Parent rock. It is the material from which parent rock. It is the material from which soil is formed. Soil will carry the characteristics of its parent material such as color, texture, chemical composition, mineral content and permeability. For example, if soil is formed in an area where the parent rocks are composed of red sandstone, the soil will also be red and be similar to its material.
Climatic factors. Two important climatic factors, temperature and rainfall, determine the rate of weathering of rocks and humus content. Main climatic factor that are to soil formation are temperature and rainfall, कि कितना वहाँ का तापमान है और कितनी उसकी वहाँ के उस क्षेत्र में बरसात होती है। मेन फैक्टर है किसके, सॉइल के, लेकिन क्लाइमेटिक। Relief. Altitudes and slopes determine the accumulation of soil. If the slope is steep, then water will run down faster and carry all the eroded materials. Since materials run down and do not accumulate on the slope, the layer of soil on the slope is thin. On the other hand, eroded materials are deposited at the foothills, so these regions have a thick layer of soil. Role of flora, fauna and microorganism. फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स होता है वेजिटेशन, वनस्पति, पेड़ पौधे, एंड फौना जीव जंतु कि किस प्रकार के जानवर हैं, और लास्ट में है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए क्या, जिनको हमारे अब क्या है, जो मिट्टी के उपजाऊपनता को बनाते हैं। Plants, animals, and microorganisms affect the rate of humus formation in the soil. Humus is a dark organic material that forms in soil when plants and animals decay. Humus provide many. What is humus? Humus मतलब जीवाश्म, the dead and decaying parts of plant and animal and organism is called humus। कि जब पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे कीटाणु सड़ करके, गल करके, मर करके क्या हो जाते हैं, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, उसको जीवाश्म कहते हैं। ये जो जीवाश्म होता है, जो मिट्टी के साथ मिलते हैं, इसका रंग गहरा काला होता है, इसमें कई कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपनता को बहुत बढ़ाते हैं। Useful nutrients to soil. Time. It plays an important role in the process of soil formation. Time determines the thickness of the soil profile. कि इस प्रकार की मिट्टी को बनने में कितना समय लगा है, क्योंकि मिट्टी लाखों सालों में 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ी मुश्किल से बनती है, लेकिन टाइम, समय कि कितना समय उस मिट्टी को बनने में लगा है। In this module you have learned formation of soil mainly depends on the following factors. Parent rock. It is the material from which soil is formed. Soil will carry the characteristics of its parent material such as color, texture, chemical composition, mineral content and permeability. Climatic factors. Two important climatic factors, temperature and rainfall, determine the rate of weathering of rocks and humus content. Relief. Altitudes and slopes determine the accumulation of soil. Role of flora, fauna. They affect the rate of humus formation. Time. It determines the thickness of soil layers. देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एजेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी के बनाने के कौन कौन से घटक हैं। सबसे पहला है पेरेंट्स रॉक, कि वो मिट्टी किस प्रकार की बनी है। जिस प्रकार की चट्टान होगी, अगर लाल उसके आसपास के क्षेत्र की चट्टानें लाल रंग की होंगी तो मिट्टी में भी हमारे लाल रंग के होगा, और जो समीप पे, जो हमारे पास में जो हमारी पेरेंट्स रॉक होगी, उसी का रंग, उसी की बनावट और उसी का डिपोजिशन होता है। दूसरा आता है हमारा मिट्टी बनने में सहायक तत्व क्लाइमेटिक फैक्टर, और क्लाइमेटिक फैक्टर में हमारा एक टेम्परेचर है और दूसरा क्या है, रेनफॉल है। तीसरा रिलीफ, हमारा धरातल कैसा है, ढलान वाला तो नहीं है। इसके कारण हमारी मिट्टी, अगर ढलान वाला होगा तो हमारी जो मिट्टी बनेगी तो आसानी से क्या है, जब बारिश होगी, हवा होगी, उनके साथ बह करके निचले वाले भागों में चली जाएगी। अगला नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टाइम, कि मिट्टी को बनने में बहुत लंबा समय लगता है, तो इसलिए कि क्या है कि अगर जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ही हमारी मोटी की जो मिट्टी की परत होगी वो मोटी बनेगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एजेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल।
अगर सपोज आपके पास वीडियो में होगा तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द मेन एजेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक, conservation of natural vegetation and wildlife resources. हमारे पास जो हमने इन्वायरमेंट पढ़ा है, ये जो हमें बहुत कुछ देता है, हमारा जीवन पूरी तरह से इन्हीं पर निर्भर है। तो जो हमारे ये प्राकृतिक संसाधन है जो फ्री गिफ्टेड दे रखे हैं, हमें प्रकृति ने दिए, इनको हमें बचाना जरूरी है। इनको अगर हम बचाएंगे नहीं तो भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। In this module, you will learn about conservation of natural vegetation and wildlife resources. Forests are our wealth. Trees work 24/7 to improve our environment and quality of life. Trees give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Trees modify the environment in which we live, modify the climate, improve air quality, conserve water and hold the soil with their roots. Can you believe that 1 acre of forest absorbs 6 tons of carbon dioxide and releases 4 tons of oxygen? What are the main uses of trees? The natural कि जो हमारे habitats जो of पौधे plants. हैं, जो पेड़ पौधे हमारे, वो हमारे किस प्रकार फायदेमंद है, कि जो पेड़ पौधे हमारे वो किस प्रकार फायदेमंद है हमारे। Conservation of forests and wildlife resources is a global concern and a challenging task. आज दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रखी है कि फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, जो जंगल है हमारी धन संपत्ति है, पैसा है हमारा। लेकिन आज दुनिया के जंगल बहुत तेजी से कम हो रहे हैं और उनमें रहने वाले प्राकृतिक जो क्या है जानवर हैं, जो क्या है जिनका घर हमारा जंगल में, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और इसके कारण जो हमारे प्राकृतिक जो क्या है कारण है कि जो हमारे क्या है जंगलों को या फ्लोरा और फौना को हम खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसका मेन कारण है क्या है डिफॉरेस्टेशन। हम जंगलों को नियमित रूप से काट रहे हैं, सॉइल जो मिट्टी का हमारा कटाव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हमारा निर्माण कार्य, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बिल्डिंग बन रही है, फॉरेस्ट फायर जंगलों में हमारी बहुत तेज आग लग रही है, लैंडस्लाइड भूस्खलन के द्वारा भी कई जंगल खत्म हो रहे हैं, और साथ साथ सुनामी आ रही है, उसके कारण हमारा जो समुद्र वाला क्षेत्र है वो बर्बाद हो रहा है, और जिसके कारण हमारी जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। साथ ही साथ जो मुख्य कारण है हमारा, हम जो क्या करें वन्य जीव जंतु हैं उनको हम क्या करते हैं मारते हैं। और पोर्चिंग का मतलब होता है किलिंग एंड ट्रेडिंग, कि इसको हम शिकार करने के लिए या दूसरी जगह हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ से मारा या हम क्या करते हैं उसको फिर यहाँ से मार करके दूसरी जगह बेच लेते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि वह तस्कर पाए गए, कि ये तस्कर क्या होते हैं, कि ये तस्करी का काम करते हैं, कि भाई तस्कर में इतने तस्कर लोग पाए गए, इनके पास क्या था, हाथी के दांत थे, बाघ की खाल थी, जो ये क्या बड़े बड़े जो हमारे सांप हैं मरे हुए, क्योंकि इनका हमारे लिए बहुत यूज है, इसलिए ये आज हमारी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ग्लोबल कंसर्न एंड चैलेंजिंग टास्क। आज अगर हम जंगलों को नहीं बचाएंगे, वन्य जीव जंतुओं को नहीं बचाएंगे, तो आज हमारे देश के लिए नहीं, भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत खतरा है, और हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है और एक चुनौती है पूरे वर्ल्ड के लिए। Natural vegetation and wildlife. In this module, you will learn about प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतु। प्राकृतिक कि जो पहले वेजिटेशन, कि जो बिना विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप उगते हैं, उसको वेजिटेशन कहते हैं। वन्य जीव जंतु वे जीव जंतु जो क्या है बाहर जंगलों में रहते हैं, जिनका आश्रय पूरी तरह से जंगलों में है, उसको वन्य जीव जंतु पढ़ते हैं। इस मॉड्यूल में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। natural vegetation and wildlife resources. Natural vegetation and wildlife exist in a narrow zone of contact between the
lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, which is called the biosphere. अब आ जाओ, इसमें आया कि जो हमारी जो बायोस्फीयर जैव In the मंडल, biosphere, ये all जैव living beings ये जैव मंडल होता क्या है? कि जो जैव मंडल हमारी जो पृथ्वी है उसमें एटमॉस्फेयर भी है, वायुमंडल भी है, लिथोस्फीयर किसको हम स्थल मंडल भी कहते हैं, और तीसरा आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल जो पानी है। केवल हमारी पृथ्वी अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसमें ये तीनों चीज़ों वाटर, लैंड और एटमॉस्फेयर पाया जाता है, और तीनों का जो आपसी संपर्क है, ये नैरो जोन, इन तीनों से बनकर के जो एक छोटी सी जोन बनता है उसको बायोस्फीयर जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल में ही क्या है? केवल जीवन है। एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लेनेट? इस पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता? वी कॉल्ड अर्थ ए यूनिक प्लेनेट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर, क्योंकि इसमें हवा है, पानी है और क्या है? जमीन है, और जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से अगर एक भी तत्व हवा, पानी और जमीन में एक भी तत्व हमें न मिले तो हमारी पृथ्वी में जीवन असंभव है। दूसरी जो हमारे दूसरे प्लेनेट है उनमें किसी न किसी चीज की कमी है, इसलिए वहां बायोस्फीयर की क्या है? कमी है, वहां जीवन संभव नहीं है। plants and animals in a given area interact and are interdependent on each other and also with their non-living environments for their survival. अच्छा, अब हम इसमें आया था कि क्या है कि इकोसिस्टम, ही इकोसिस्टम होता क्या? परिस्थिति तंत्र होता क्या है? हमारे जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वन्य जीव जंतु है चाहे ह्यूमन बीइंग है, हम अपनी ज़रूरतों के लिए, और जीव जंतु अपनी ज़रूरतों के लिए हमारे पे निर्भर रहते हैं। और जब वो आपस में हमारा संबंध है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स विद देयर सराउंडिंग, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। This life supporting system is known as the ecosystem. Vegetation and wildlife are very precious natural resources. Some of the uses of plants are provide timber, provide shelter to animals, provide oxygen for breathing, protect soils from erosion, act as shelter belts, store underground water, provide us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicines and wood pulp to make paper, etc. What are the uses of plant? पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? प्रोवाइड टिम्बर, इमारती लकड़ी जो हमारे घरों में। Distribution of natural vegetation. Many varieties of plants grow. Distribution of natural vegetation. कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे किस प्रकार फायदेमंद है? कि पेड़ पौधे सबसे पहले हमें टिम्बर, इमारती लकड़ी, आपके घरों में दरवाजे बने हैं, चेयर बनी है लकड़ी की, टेबल बने हैं, ये जो कुछ भी क्या है लकड़ी का सामान है, ये सब हमें टोटली रूप से हमें जंगलों से ही प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से मिलता है। सेकेंड, प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल, जितने भी वन्य जीव जंतु हैं उनके लिए आश्रय, उनका घर है। जैसे हाथी का घर, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने अपना हाथी का घर हमने बना रखा हुआ कहीं पे, उनका जो प्राकृतिक जो घर है, जो उनका शेल्टर है, वो जंगल ही है। कि जो क्या करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए जो हमें हवा, ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होती है, वो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, जो पेड़ पौधे होते हैं ये मिट्टी को कटाव को रोकते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं अपनी जड़ों पे क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ करके रखते हैं। एट द शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट के किस क्षेत्र में कौन से जीव जंतु रहते हैं, किस क्षेत्र में हमने रहना है। पेड़ पौधे जमीन का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको स्टोर करने में भी बहुत फायदेमंद है। अब इसका एक क्या है कि जिन क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, उन क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा बरसात होती है, और वहाँ जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसमें कोई कमी नहीं होती। जो पेड़ पौधे होते हैं हमें कई प्रकार के फल देते हैं, कई प्रकार के हमें क्या देते हैं, ये जो हमें अखरोट वगैरह देते हैं, लैटेक्स रेशा देते हैं, टर्पंटाइन तेल देते हैं, ये हमारे चीड़ के पेड़ से निकलता है, ये गम गोंद देते हैं,
है ना। मेडिसिन कई प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, और साथ ही साथ वुड पल्प, जो आज आप लोग जिसमें कॉपी में लिख रहे हो, नोटबुक आपके पास है, बुक आपके पास है, उसमें जो पेपर यूज किया गया है वो किसी न किसी पेड़ के जो क्या है पल्प है, बुरादा है, उससे ये बना है। तो ये यूजेज ऑफ प्लांट और ट्रीज। Distribution of natural vegetation. Many varieties of plants grow on our earth. The growth of vegetation depends primarily on temperature and rainfall. We can broadly classify them into forests, grasslands, scrubs, and tundra. Areas with heavy rainfall and abundant water supply are associated with dense forests. As the amount of rainfall and temperature decreases, the size of trees and their density reduces. Regions with moderate rainfall support growth of short stunted trees and grasses, forming the grasslands of the world. In areas of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow. These plants have long roots that can draw water deep underground, and leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture through the process of transpiration. Tundra vegetation of cold polar regions comprise mosses and lichens. Depending on when trees shed their leaves, forests are broadly classified as evergreen and deciduous forests. देखो कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक एवरग्रीन, सदाबहार। सदाबहार का मतलब होता है कि जो हर समय हरे भरे दिखाई देते हैं, कि जो पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को नहीं गिराते या किसी विशेष परिस्थितियों पे क्या करते हैं, अपनी पेड़ पत्तियों को क्या करते हैं, गिराते हैं, नहीं गिराते हैं, उन्हें डेसिडियस कहा जाता है। और दूसरा होता है क्या, डेसिडियस, जो पत्तियां गिरा देते हैं। एक तो हुआ कि जो पत्तियां नहीं गिराते, हर समय हरे भरे रहते हैं, उनको कहा जाता है क्या, एवरग्रीन। और जो पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को किसी विशेष मौसम में क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, उनको कहा जाता है हमारा क्या, पत्तियां गिराते हैं, उनको कहते हैं हम डेसिडियस। कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि हमारा जो सतपुली का क्षेत्र है, जहाँ पे हमारा राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पे हमारा पीपल का पेड़ है, वो हर समय हमें हरा भरा ही दिखाई देता है। अब जब हमें हरा भरा दिखाई देता है तो वो हमारा क्या है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और दूसरे आपने अपने घरों के आसपास देखे होंगे कई बार, किसी विशेष समय में या क्या मौसम में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो ठूंठ जैसे लगते हैं कि ऐसे लगते हैं कि ये पेड़ क्या हुए, सूख गए हैं। उन पेड़ों को कहा जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। Evergreen forests do not shed all their leaves at the same time in any season of the year. Deciduous forests shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. These forests are further classified based on the latitude in which the forests are located as tropical or temperate. Tropical forests lie in the tropical region near north and south of the equator. Temperate forests are found in the middle latitudes, mostly between 30 degrees to 50 degrees north and south of the equator. Wildlife refers to animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. The wildlife is a significant part of our ecosystem. Animals provide us milk, meat, hide and wool. हाइड का मतलब था हड्डियां, कि जो हड्डियों से हमें कई चीजें बनाते हैं। Insects like bees provide us honey, help pollinate flowers and act as decomposers in the ecosystem. डिकम्पोजर का मतलब होता है परामर्शक। परामर्शक का मतलब होता है जो सड़े गले को क्या कहते हैं, खा जाते हैं, उनको स्कैवेंजर भी कहा जाता है। जैसे हमारा गिद्ध हो गया, वल्चर हो गया,
ये क्या करते हैं, जब जानवर मरता है तो कुछ समय बाद उसकी हड्डियाँ फड्डियाँ रह जाती है और पूरा जो उसका बॉडी पार्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उनको क्या, ये भी हमारे परिस्थिति तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। Birds feed on insects and act as decomposers as well. For example, a vulture's ability to feed on dead livestock makes it a scavenger and is a vital cleanser of the environment. In this module you have learned natural vegetation and wildlife exist in a narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, which is called the biosphere. In the biosphere, all the living things in a given area interact and are interdependent on each other and also on their non-living environments for their survival. This life-supporting system is known as the ecosystem. Natural vegetation can broadly be classified into forests, grasslands, scrubs and tundra. Wildlife refers to animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. Water resources. In this module you will learn about water resources, problems in its availability and ways to conserve it. लेसन का ही ये दूसरा टॉपिक है वाटर रिसोर्स, कि जो जल है, जिस प्रकार हमारे लिए ज़मीन बहुत फायदेमंद है, पर्यावरण हमारे लिए बहुत यूजफुल है, या जो जीव जंतु हमारे लिए क्या है, बहुत यूजफुल है, उसी प्रकार इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स है, जल संसाधन, कि हमारे पास किस प्रकार फायदेमंद है और हम किस प्रकार उसको बर्बाद करने पे लगे हैं। Water is a renewable natural resource. About 3/4 of the Earth's surface is covered with water. That is why our Earth is called a watery planet. About 97.3% of the total volume of the world's water is estimated to exist as oceans and seas. But ocean water is saline and not fit for domestic, agricultural and industrial purposes. कि जो पानी है, हमारी पृथ्वी को वाटरी प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी में 2/3 पर हमारा क्या है, पानी है। लेकिन वो पानी भी क्या है, ऐसा नहीं कि सब हमारे कंजप्शन यूज करने के लिए उपयोगी हो। उसमें से जो पानी है, जो समुद्र का पानी है, वो खारा होता है, नमकीन होता है। इसके लिए हम उसका प्रयोग घरेलू कामों के लिए नहीं कर सकते, पीने के लिए नहीं करते, कपड़े धोने के लिए नहीं करते, जानवरों के लिए नहीं, खेती के लिए नहीं करते, क्योंकि उसमें नमकीन है, खारा है। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए नहीं कर सकते, उसका प्रयोग हम अपने उद्योगों में नहीं कर सकते हैं। Fresh water accounts for only about 2.7% of the total volume of the world's water. Nearly 70% of this fresh water is present as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and the mountainous regions of the world. However, these areas are inaccessible, so the fresh water available is of no use. अच्छा, दूसरा, अब हमारे पास केवल 2.7% फ्रेश वाटर है जिसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो है वो ग्लेशियर में, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं कि जहाँ पे क्या है हर समय बर्फ़ से ढके, जो बर्फीले क्षेत्र है, उस पानी का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। Only 1% out of the 2.7% fresh water is available for use. It is stored as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the अब हमारे atmosphere. पास जो पानी बचा हो, लगभग जो शेष बचा उसका 1%, जो पानी हमारा ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे वाला पानी है, हमारे नदियों का पानी है, हमारे झीलों में पानी, हमारे वायुमंडल में भी पानी है, वो केवल 1% हमारे लिए बचा है। एक इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आज दुनिया बहुत ज़्यादा पानी के लिए परेशान है, क्योंकि हमने पानी का क्या क्या मिसयूज करते हैं, और अगर हम मिसयूज करेंगे तो एक एस्टिमेट के अनुसार ये भी आया है कि एक दिन ऐसे आएगा कि पृथ्वी में पानी की बहुत कमी होगी। इसी क्षेत्र में अगर हम दक्षिण के जो साउथ अफ्रीका है, उसके कई देश आज भी पानी के लिए क्या है, परेशान है।
हमारे एशिया के वेस्ट क्षेत्र जहाँ ईरान, इराक, सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, यहाँ पानी की बहुत कमी है। और अगर हम पानी की कमी को देखें तो हमारा जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, राजस्थान बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। So, now you can imagine how precious this 1% of water is for us. The total volume of water remains constant in nature. It can neither be added nor subtracted from the earth. Its distribution varies because it is in constant motion or cycling in nature through processes of evaporation. एक कि जो हमारा जो पानी है वो फिक्स है, ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना हम उसको कम कर सकते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ पानी ऐसा होता है जो हमारा बर्बाद होता है। बर्बाद वाला पानी कौन सा हुआ कि जो हमारे महासागरों में गया वो बर्बाद हुआ, क्योंकि हम उसका यूज नहीं कर सकते। और जो हमारी जो पृथ्वी में है ये पानी जितना है उतना ही रहेगा। उसका कारण है क्या? वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होता है कि हमारे समुद्रों में पानी है, वो भाप बन के वायुमंडल में जाता है, वहाँ क्लाउड बनते हैं। जब क्लाउड बनते हैं कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर वो हमारे धरातल पर गिरता है। इसी को क्या है, रेगुलर जो क्या है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू लैंड, अर्थ टू या लैंड टू एटमॉस्फेयर एंड अगेन एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। Condensation and precipitation. This is referred to as the water cycle. Water is essential for human, animal and plant life. Humans use huge amounts of water for drinking, for washing, for agriculture, in industries and for generating electricity. जो बिजली का जो हम पानी का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा ये ड्रिंकिंग, इसको हम डोमेस्टिक यूजेज कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे घरों में जो पानी का हम यूज करते हैं उसको डोमेस्टिक कहते हैं। और हर काम के लिए हमें पानी चाहिए। दूसरे हम अनाज उत्पन्न करते हैं, खेती करते हैं, उसमें भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे जो उद्योग धंधे हैं उसमें भी हम यूज करते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बिजली पैदा करते हैं हम, कि डैम बना करके हम क्या करते हैं बिजली पैदा करते हैं, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जल विद्युत कहा जाता है। उसमें भी हम क्या करते हैं पानी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसलिए जो पानी है वो बहुमूल्य, बहुत कीमती है। तभी तो कहते हैं सेव वाटर, पानी की एक एक बूंद बहुत अमूल्य, बहुत कीमती है। Nature has abundant water, and even then there is a shortage of water. Major factors leading to shortages in variation in seasonal or annual precipitation, increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization, rising standards of living, drying up of water sources and water pollution. अब देखो हमारे यहाँ पानी के मुख्य कारण क्या है कि पानी की कमी के क्या कारण है। एक तो सीजनल, मौसम के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ बरसात में पानी ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। और एनुअल प्रेसिपिटेशन जो वार्षिक बरसात होती है वो कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। पानी की कमी का दूसरा कारण इंक्रीज, हमारी जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक एस्टिमेट के अनुसार कहा जाता है कि हमारे देश में एक साल की जनसंख्या इतनी बढ़ती है कि जितना टोटल ऑस्ट्रेलिया कंट्री की है। तीसरा, अब जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हर किसी को भोजन की जरूरत चाहिए, इसलिए वो क्या कहता है अनाज उगाने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, हमारे बड़े बड़े शहर बस रहे हैं, उनके बनाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हम मनुष्य हैं, हम जो मानव जाति के लोग हैं, हम अपना जीवन स्तर को उच्च रखना चाहते हैं, इसलिए हम पानी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी की कमी का एक और कारण है जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत है, वो पानी के जल स्रोत हमारे क्या रहे, बर्बाद हो रहे हैं, सूख रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है जो हमारी पानी की कमी का, वो है हमारा वाटर पॉल्यूशन। दिन प्रतिदिन हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे किसी भी घटक के द्वारा कर रहे हैं। इसके कारण आज हमारे समाज में या पूरी दुनिया में आज पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है।
Many countries such as Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and Australia face acute water scarcity. Some steps to be taken to conserve water resources are: one of the major problems the world is facing today is access to clean and adequate water sources. Water is polluted with discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, and industrial effluents in water bodies. These pollutants contain nitrates, metals, and pesticides which pollute water. These pollutants are non-biodegradable and enter the human body when consumed. Hence, these pollutants should be treated before being releasing into the water bodies. More trees should be planted. Trees and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish the groundwater. Water harvesting is another method to save surface runoff. In rainwater harvesting, the rainwater is collected on rooftops and stored for future use. बुक है कि जो आपने ये पढ़ा और इसमें जो वाटर रिसोर्सेज है, वाटर साइकिल है, ये जो हमारे प्लांट हैं, वाइल्ड लाइफ है, सॉइल फॉर्मेशन है, इनके आप क्या कर सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो। और अगर आपको किसी को इस किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्या है डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इसका मैसेज कर सकते हो। और मैसेज और जो आपने होमवर्क किया है, जो आपने क्या करके होमवर्क किया, उसकी फ़ोटो खींच करके या उसकी क्या करके PDF फाइल बना